पहले हमें ये समझना पड़ेगा, मान लिया मैंने यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो मुझे समझना पड़ेगा बॉम्बे में जाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। बाई एयर जाना है, बाई ट्रेन जाना है, मेरे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। अगर मुझे सोचना है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल मेरे पास ऑप्शन क्या है। हर कंट्री में उस ऑप्शन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको आपकी चॉइस के लिए एक पैरामीटर्स देता है। अभी प्लीज़ मेरा टाइम ख़त्म हो तो बता दीजिएगा। ये पीछे विजिलेंस वीक चला था और काफ़ी इंस्टीट्यूशन मेरे करप्शन पे लेक्चर्स थे। अभी शायद हमारा जो एक प्रिंसिपल टारगेट है, बहुत सारे टारगेट में से वो करप्शन भी है। और अभी आपने बोला कि हम कास्ट से क्लास तरफ जाना चाहते हैं। मगर सवाल ये पैदा, हम कास्ट में गए क्यों? हम तो सारे इंडियंस थे, तो कास्ट में गए क्यों? जब तक हम कारण नहीं पता करेंगे तब तक हम इस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते। तो हम इंडियंस थे। अन्ना हजारे के मूवमेंट के अंदर इतना रश था, और वो लोग भी आए थे जो रिश्वत लेते थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो एक बात तो साबित हुई कि हमारा डीएनए में ईमानदारी, हम बेईमान नहीं है। अगर हमें मौका मिले तो हम ईमानदार बनना चाहते हैं। तो करप्शन आई कहाँ से? 1598 में 3 ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। एक का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किंग जॉर्ज के पास गई। उनके सीनियर थे सर थॉमस रो। उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप एक लेटर दे दीजिए जहांगीर के नाम पे, तो हम वहाँ बिजनेस करेंगे। तो जहांगीर ने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया, सॉरी इसने किंग जॉर्ज ने। तो उसने पूछा भी मुझे क्या मिलेगा, तो मैं तुम्हारे को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सर विल गिव यू 7%। ओके, व्हाट मोर, मेरे वजीर को क्या मिलेगा? सर उसको इतना दे देंगे। मेरे सेनापति को, ऐसे करते करते इट बिकेम 27%। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उनको सूरत का बंदरगाह दिया गया और वेस्ट बंगाल की दीवानी मिली। यानी कि दीवानी बोलते हैं कहीं का वजीर हो जाना, रेवेन्यू इकट्ठा करना। और उन्होंने आके इंडिया में जो पहली पोस्ट क्रिएट की वो थी कलेक्शन करने की। अब दिक्कत ये हुई, जब दीवानी गई वहाँ से पूछा तो सर आपकी कितनी कलेक्शन, रेवेन्यू कितना कलेक्ट करते हैं? तब एक ही इंडस्ट्री थी किसानों की, एग्रीकल्चर। उन्होंने कहा 1.25 लाख। उन्होंने कहा 2.5 लाख हम आपको देंगे। अब 2.5 लाख उन्होंने इकट्ठे किए ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 27% वहाँ जाने लगा, 2.5 के 3 हुए। अब दिक्कत ये हुई 27% जो जा रहा था, अब वो बढ़ा के नहीं, यहाँ तो बढ़ा रहे थे, वहाँ पर बढ़ा के देने में उनको दिक्कत होने लगी। और उन्होंने ब्रिटेन में जो प्रचार किया, आपने भी सुना होगी कहावत कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्नैक कैचर एंड बैगर्स, भिखारियों की और मदारियों की ज़मीन है। ये वहाँ से आई। उन्होंने जॉर्ज कहा सर भिखमंगे हैं सब, इनका कुछ नहीं होता। और यहाँ से फ्रेंड्स इंडिया में फाइनेंशियल करप्शन चालू हुई। 2 चीज़ें ब्रिटेन से हमारी कंट्री में आई हैं, एक प्लेग की बीमारी और एक फाइनेंशियल करप्शन। मैं गद्दारी की बात नहीं कर रहा, गद्दारी को मैं फाइनेंशियल करप्शन से दूर रखता हूँ। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद हुआ था, जब रजवाड़ों को लगा कि हमारे हाथ से स्टेट जा रही है। और 1858 में इंडियन सर्विसेज चालू हुई। और पहला जो कंडक्ट आया 1860 में आपका आईपीसी आया, इंडियन पीनल कोड, और 1860 या 61 में इंडियन पुलिस सर्विसेज आई। तो जो पहला उनका नियम आया डूज एंड डोंट्स का, वो रिश्वत पे था। तो पहली चीज, हम लोग करप्ट नहीं है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो बड़ा अच्छा बोला और जो शायद इस संस्था का पर्पस भी है, पार्टिसिपेशन। जिस कंट्री में
जनता का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, वो कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है आज की डेट में, उस कंट्री का नाम है स्वीडन। हमारी कंट्री में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, और बिना दांतों वाला एक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2002 में आया था। स्वीडन में 1769 में आया था। वर्ल्ड की पहली कंट्री है, और वर्ल्ड की पहली कंट्री जहां ईमानदारी है। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, अगर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा तो मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। 1921 में एक एटलांटिक ट्रीटी हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और विल्सन चर्चिल ब्रिटेन के बीच। जब सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन बर्बाद हो गया, तो उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, सर आप लड़ाई में कूदें वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कूदेंगे, हमारी 3 कंडीशन है। क्या? पहले तो आप हमें सुपर पावर एक्सेप्ट करें। दूसरी हमारी कंडीशन ये है कि यू विड्रॉ, जो कहते हैं ब्रिटेन का सूरज नहीं डूबता, अब सब कंट्री को लिबरेट करेंगे। ये ट्रीटी 2021 में रिवाइव हुई है अगस्त में। तो मित्रों, जो एशियन कंट्री जो ब्रिटेन के कब्जे में थी, वो दैट वाज वन ऑफ द कंट्री कंडीशन ऑफ द एटलांटिक ट्रीटी। आप डाउनलोड करें, यूट्यूब पे जाएं, आपको मिल जाएगी। वर्ल्ड में इंडिपेंडेंस श्रीलंका को मिली है, बर्मा को मिली है, पाकिस्तान और इंडिया को नहीं मिली। हमारे को ट्रांसफर ऑफ पावर मिला। 1969 तक हम डोमिनियन अभी भी हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास टाइम नहीं बताने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास रास्ता ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 25 ये कहता है फ्रीडम ऑफ कल्चर, 2 चीज़ें हैं उसमें, पढ़ें आप, उसमें लिखा है राइट टू प्रोपगेट एंड प्रोफेस। मैं मानता हूँ, मेरा जो अकीदा है, जो मेरा विश्वास है, उसको मैं प्रोफेस करूँ, मगर उसको प्रोपगेट जब मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक आइडेंटिटी पैदा करता हूँ। और जब मुझे पैदा करने की सहूलियत आर्टिकल 25 से मिली है, तो सर आप इंडियन से कास्ट तक तो जाएंगे। आप डायलॉग को भी बोलते रहे, अब कोई सा डायलॉग बोल लीजिए, आप कास्ट तक जाएंगे। अब हम आते हैं आगे पॉलिटिक्स पे। प्लीज़ टेल मी जब मेरा टाइम खत्म हो जाता है। हम पॉलिटिक्स पे आते हैं सर। बहुत कम टाइम है, इसलिए फटाफट मैं रिवाइव कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स का अर्थ है राजनीति, मल्टी टेक्निक्स। मतलब बहुत सारी टेक्निक को जब समूह हो जाता है उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। एक राज्य को चलाने के लिए क्या नीति होनी चाहिए, दैट इज राजनीति। और राजनीति के अंदर प्रमुख तौर पर 2 सोपान होते हैं, एक व्यवस्था, एक सिक्योरिटी। दोस्तों, आज के दौर में जब पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में इंटेलिजेंस का ही राज्य है, तो मैं यहाँ पे कुछ उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। इंटेलिजेंस का प्रिवेल कर रही है। कोई इंटेलिजेंस किसी कंट्री की गवर्नमेंट गिरा रही है, कोई इंटेलिजेंस किसी कंट्री की गवर्नमेंट बना रही है। हर देश के अंदर कुछ स्लीपर्स हैं, वो कार्य कर रहे हैं। तो पहला उद्देश्य तो हमारा शायद ये होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वो चाहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और दूसरा उद्देश्य होना चाहिए, मेरे से पहले मेरी सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है तो मैं ही नहीं बचूंगा। और ये आपके सामने कई कंट्री के साथ हो चुका है, इराक, ईरान, लीबिया, सूडान, बड़ी फेज मैनर में उनको ख़त्म कर दिया। आज की डेट में पाकिस्तान भी ख़त्म हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे, आसपास ही चाइना भी आज़ाद हुआ था, हम भी हुए थे। हमारी कंट्री में जो क्रांति आई 1990 के बाद आई है। चाइना में क्रांति भी उसी के आसपास आई है। चाइना $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गया, हम वहीं कहीं अटके हुए हैं। कोई तो कमी होगी। अब वो कमी ये है, हमारा अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अल्प ज्ञान, हमारा अपने ही अतीत के बारे में अल्प ज्ञान।
मेरा आपसे सभी यही निवेदन है कि प्लीज़ अपने आज तो यूट्यूब है आ गया है, उसको कंसल्ट करके आप लोग अपने अतीत को जानें। थैंक यू वेरी मच।